हेलो बच्चों, मैं शिवम सिंह है। शिवम सिंह क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं प्रश्नावली 3.5 कक्षा 10 वर्ग की राजू प्रकाशन की लेक्चर नंबर 2। इसलिए क्वेश्चन आज मैं जो लेक्चर में जो क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो टॉपिक में पार्ट नंबर 2 में जो क्वेश्चन बताने वाला हूं, वो सच में बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है और बच्चे इसमें थोड़ी फंस जाते हैं। तो मैं आज उसी में क्वेश्चनों को बहुत ही आसान विधि द्वारा आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए शिवम सिंह क्लासेस में। तो सबसे पहले मैं जैसे इसका क्वेश्चन जो मैंने छूट गया था, जो मैंने पहले वाली वीडियो में आप लोगों को पार्ट फर्स्ट में जो पहले क्वेश्चन करवाए हैं बीजगणित विधि से हल करना, और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं तो उनसे कहना चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दी है, आप लोग उसमें जरूर जाके वो लिंक क्लिक कीजिए और उस पर वीडियो देखिए। ठीक है, उसमें आप लोगों को मिल जाएंगे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगणित विधि द्वारा समीकरण को रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। अब उसी प्रश्नावली में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिए शिवम सिंह क्लासेस में। तो देखते हैं, चलो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ये फोर्थ क्वेश्चन, जैसे मैंने थर्ड क्वेश्चन तक आप लोगों को करवा दिए थे, मैंने आशा करता हूं कि जो क्वेश्चन रह गए थे आप लोगों ने कर लिए होंगे। चलो जैसे मैंने आप लोगों को करवा रहा हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं क्या है, और राजू प्रकाशन में थे। आप लोग अगर नहीं है तो आप लोग ले लीजिए, अगर आपके पास है तो बहुत ही बढ़िया है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का भाग नियत है। तो इसमें क्या है, एक छात्रावास है, हॉस्टल है, उसमें एक भाग नियत है। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि नियत भाग बराबर x मान लिया। ठीक है बच्चों, नियत भाग कितना मान लिया, x है। तो उसमें लिखा है शेष भाग इस पर निर्भर करता है, शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। तो हमने मान लिया शेष भाग कितना है, हमने मान लिया भाई, कितना मान लिया, बाई मान लिया। ठीक है, अब बाई अब मान लिया, लेकिन ये जो शेष भाग है वो किस पर निर्भर करता है, दिन पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे दिन के हिसाब से मान लिया। ठीक है, शेष भाग बाई है। अब उसमें क्या लिखा है कि जब एक विद्यार्थी एक को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपए देता है। छात्रावास में 1000 रुपए देता है जब 20 दिन भोजन करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो नियत भाग तो हमारा है ही, नियत भाग लगेगा ही लगेगा। आप लोग भोजन करें या ना करें, चाहे एक दिन करेंगे तो x लगेगा, और अगर 25 दिन करेंगे या 50 दिन करेंगे तब भी x लगेगा। अब उसने 20 दिन भोजन किया तो दिन के हिसाब से शेष भाग जुड़ेगा 20 बाई, उसने कितने रुपए दिए, 1000। ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है बच्चों, ध्यान समझना आप लोग। इसके बाद क्या है, जबकि एक विद्यार्थी 26 दिन भोजन करता है तो 1180 रुपए देता है। तो नियत भाग तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, और इसमें 26 दिन में उसने भोजन किया तो कितना हो गया, 1180 रुपए दिया उसने। ये समीकरण हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की, बस बने रहिए शिवम सिंह क्लासेस में, और नोटबुक और पेन लेके बैठिए और अपनी अटेंडेंस जो है, मतलब उपस्थिति अपनी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इससे मुझे पता लग जाए कि आपने किस वीडियो देखा है। और वीडियो अगर आपको देखना है तो पूरा वीडियो देखा करिए। अगर नेक्स्ट वीडियो देखेंगे या छोटा वीडियो देखेंगे, कम देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ आपसे, मतलब कहना चाहता हूँ विशेष रूप से कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो पूरा देखिए। ठीक है, इसके बाद 1180 है, तो उसमें निकालना क्या है, नियत भाग निकालना है और भोजन का मूल्य निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले इसमें एक चीज देखो, उसमें लिखा है कि किसी भी बीजगणित से हल करेंगे। आप लोग इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या बीजगणित विधि, कोई भी विधि लगा सकते हैं। तो इसमें लगाएंगे विलोपन विधि, आपको जो सी अच्छी लगे, मतलब आपको जोन से अच्छी लगती है। और आप लोगों को प्रतिस्थापन विलोपन विधि नहीं आती है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर उन विधियों को सीख सकते हैं। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं। अब मैं आप लोगों को विलोपन विधि द्वारा इसको हल करूंगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, चिन्ह बदल के ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिए। 26 में 6 का कितनी होती है, -6 बाई, इसमें से ये जाएंगे तो 180 बचेगा। अब इसमें क्या करेंगे, -180 अपॉन -6, तो यहाँ पे y जाएगा कितना हो गया, 30 आ गया। अब y का मान रखेंगे 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, जब रखेंगे तो क्या होगा, x + 20 × 30 बराबर 1000। तो x बराबर हो गया 1000 - 600, तो x बराबर कितना हो गया, 400। तो मतलब हमारा नियत भाग कितना रुपए है, 400 रुपए, और y बराबर कितना है, 30 रुपए। बस हो गया, समझ में आ गया। ये था हमारा क्या मतलब, ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ मतलब क्वेश्चन का ये फर्स्ट भाग था। ठीक है, ये प्रश्नावली 3.5 में क्वेश्चन जो रह गए थे आप लोगों को पहले वीडियो में जितने क्वेश्चन करवाए हैं, इसमें ये जो क्वेश्चन मैं आज बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ पूरा वीडियो देखिए आप लोग अंत तक। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाए। जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाए, माना कि हमने क्या किया,
इसका सेकंड क्वेश्चन है ये, माना कि हमने भिन्न मान ली, कितनी मानी, x/y मान ली, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि दी उसके अंश में एक घटा दिया जाए, ठीक है, अंश में एक घटा दिया हमने, ठीक है। अब उसमें घटा दिया जाए वो मतलब क्या हो जाता है, बाई मतलब जो हर में कोई चेंजमेंट नहीं किया जाए तो उसकी भिन्न कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है। इस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 3 अपॉन इक्वल y, तो 3x माइनस इस साइड आएंगे, ये वाले पर उस साइड आएंगे, तो इसको मान लीजिए समीकरण 1। बस समझो, ध्यान से समझो बस आप लोग। इसमें फिर क्या लिखा है, 1/4 हो जाती है जब उस मतलब भिन्न जो है 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए। अब उसके हर में 8 जोड़ दो तो कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x बराबर पाई प्लस आर, तो 4x माइनस बाई बराबर आर, ये समीकरण 2 हो गया। अब आप लोग याद रखो, इसमें कोई मतलब शर्त नहीं है कि हमें कौन सी विधि लगानी है, आप कोई भी विधि लगा सकते हो जो उसमें आपको आसानी हो। तो इसमें मैंने विलोपन विधि लगा दी, तो समीकरण 1 को हम जब यहाँ पे रखेंगे, समीकरण 1 को, तो इसमें चिन्ह बदल देंगे, ये वाले ये दोनों कट हो गए, इसमें x बचा हमारा, इसमें कितना बचा, 5 बचा, तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब x की वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ रखेंगे x का मान इसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना था हमारा समीकरण 1, यही तो था, 3 × 5 माइनस बाई बराबर 3, तो माइनस बाई बराबर 15 उस साइड जाएंगे, तो 15 में से 3 जाएंगे, 12 बचेंगे, तो बाई बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। बस साफ हो गया। अब बस यही भिन्न हो गई हमारी 5/12। बस समझ में आ गया बच्चों। बस मैंने आप लोगों से कहा है वीडियो बस बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, और सर क्लासेस में आप लोगों में गारंटी से कहना चाहता हूँ, रेखित समीकरण के जितने भी डाउट्स, जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन में सब ले करा दूंगा, आप लोगों को सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। चलो अब अगली बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ मैं। थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है इस क्वेश्चन में कभी कभी, इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कोई क्वेश्चन रह भी जाता तो मैं इसलिए छोड़ देता हूँ वो क्वेश्चन, क्योंकि वो इसी के अनुसार है, क्योंकि समय बर्बाद करूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो क्वेश्चन रह रहा है वो आप लोग जरूर से जरूर उसको अपने नोटबुक पे लगाइए, वो अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आप लोगों को अगले वीडियो में आप लोगों को वो सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ। इसका 4th क्वेश्चन है कि एक राजमार्ग है, मतलब एक हाईवे निकला हुआ है, तो इसमें क्या है, 2 स्थान है A और B। मान लिया कि यहाँ पे 2 स्थान है A और B, इसमें 2 स्थान है, तो इसमें इनकी दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है, कितनी है, 100 किलोमीटर है, ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी है, और एक कार A से और दूसरी कार B से एक ही साथ चलना प्रारंभ करती है। यदि दोनों कारें भिन्न भिन्न चालों से चलती हैं तो एक ही दिशा में 5 घंटे में मिलती हैं, और विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिल जाती हैं। दोनों कारों की चाल बताइए। तो हमने मान ली पहली कार की चाल बराबर x मान ली, और दूसरे कार की चाल बराबर भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग ध्यान समझना है। अब उसमें क्या लिखा है कि जब एक ही दिशा में जाती है, मतलब जैसे कोई कार है इस साइड ही जा रही है, ए वाली भी इस साइड जा रही है और बी वाली भी उसी साइड जा रही है, ठीक है, एक ही दिशा में जा रही है, तो उसमें क्या लिखा है, दोनों 5 घंटे के पश्चात मिलती है। मतलब यहाँ पे हमने इसकी 5 घंटा लगता है इन दोनों को मिलने में। कितना घंटा लगता है, 5 घंटे लगता है, ठीक है। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुणा समय। अब इसमें एक चीज समझ लो, एक ही दिशा में जब जा रही है, एक ही दिशा में जब जा रही है, जब एक ही दिशा में चलती हैं तो क्या होता है, एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी जो चालें होती हैं वो घट जाती हैं। क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो पहली चाल कितनी थी, x, दूसरी y, तो ये दोनों चाल हो गई। इसमें समय कितना है, ये, तो चाल गुणा समय बराबर दूरी रखेंगे, कितना था ये, तो 5x माइनस 5y बराबर, या ऐसे रख देंगे x माइनस y बराबर 5 का भाग देंगे, तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। इसके बाद क्या था, अब उसमें लिखा था कि विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में क्या होगा, तो विपरीत दिशा में जैसे माना कि ये कार इस साइड जा रही है और दूसरी कार इस साइड आ रही है, तो इनकी चालें जुड़ जाएंगी, ठीक है, क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो कितने घंटे के पश्चात मिलती हैं, दोनों मिलती हैं 1 घंटे के पश्चात। ध्यान समझना बस आप लोग, जब 1 घंटे के पश्चात मिलता है तो तब विपरीत दिशा में चलती है, उनकी चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, इसमें 1 बराबर 100, उसमें हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 4 गुणा समय था बराबर दूरी था, इसमें हो जाएगा ये समीकरण हमारा 2 बन गया, ठीक है बच्चों। अब समीकरण 2 के नीचे जब 1 रखेंगे हम, अब इसको जब काट देंगे, 2x बराबर कितना हो गया,
120 हो गया तो x बराबर कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है बच्चों, कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, अब जब 60 को हम रखेंगे तो अब हमें क्या करना है, इधर देख लो x की वैल्यू कहाँ रखनी है, x का मान समीकरण कितने में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, x 1 में रखेंगे तो उसमें रखेंगे 60 माइनस y बराबर 20, तो माइनस y बराबर कितना हो गया माइनस के 40, तो y का मान कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूसरी कार की चाल निकल आई, तो ये निकल आई हमारी पहली कार की चाल। बस इसमें लिख देंगे कितना आया, x का आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, इसका आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बस कहा था मैंने, बहुत ही आसान विधि से समझाने की कोशिश की है मैंने। आप लोग ध्यान समझिए, इसे देख लीजिए, जो भी डाउट आप लोगों को बनता है वो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, 5वां क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, आप लोग इसे भी ध्यान समझना। बस इतना कहना चाहता हूँ, जो बच्चे अगर पूरा वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं गारंटी से कहना चाहता हूँ आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसमें क्या लिखा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 बार इकाई कम हो जाता है। मैंने कि इसमें एक आयत मानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने एक आयत माना, आयत में क्या मान लिया हमने, ये लंबाई है, सॉरी ये लंबाई मानी, ये चौड़ाई मानी। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसमें लिख देंगे लंबाई आयत की कितनी है, आयत की लंबाई हमने मानी x और चौड़ाई कितनी मानी हमने y, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब xy होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। इसमें क्या लिखा था कि यदि इसका क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाए, जैसे इसमें क्षेत्रफल में 9 इकाई कम कर दो, 9 कर दिया काम में। ठीक है, अब उसमें क्या लिखा है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम हो जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ जाए, मतलब लंबाई 3 इकाई 5 इकाई कम हो जाए, लंबाई हमने 5 इकाई कम कर दी, और इसमें क्या था चौड़ाई जो थी वो 3 इकाई बढ़ा दी जाए, चौड़ाई जो थी हमने 3 इकाई बढ़ा दी, तो उसमें क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है, 9 इकाई कम हो जाता है। बस इसे हल कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें xy प्लस 3x माइनस के 5y माइनस के 15 बराबर xy माइनस के 9, xy कट गए तो यहाँ पे 3x माइनस 5y, ये 15 उस साइड गए, 15 में से मतलब कितने बचे 6 बचे। ये समीकरण 1 बन गया। बहुत ही आसान है, आप लोगों को बस पढ़ना है पूरी तरीके से, उसमें पूरा सवाल दिया गया होता है। ठीक है, बस उसको बस हमें समीकरण में बदलना होता है। इसके बाद क्या लिखा है, यदि उसकी लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए। अब लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को कितना 2 इकाई बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो क्षेत्रफल 67 बढ़ जाता है। कितना हो जाता है, क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 67 बढ़ जाता है। बस xy प्लस 67 कर दिया हमने। अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या करना है, अब इसमें फिर से मल्टीप्लाई, तो xy प्लस 2x प्लस के 3y प्लस के 6 बराबर xy। जस्ट ध्यान समझना है आप लोगों को, xy कट हो गया तो यहाँ पे क्या बचा 2x प्लस 3y, 67 में 6 चले जाएंगे कितने से 61, ये बचेगा समीकरण हमारा 2। अब समीकरण 2 और 1 को जब देखेंगे तो इसमें ध्यान से समझो, हमें क्या मिलाना पड़ता है, एक चीज़ मिलानी है, तो x के पद या y के पद, क्योंकि हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे हम 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे कर लेंगे 5 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 का जब करेंगे तो कितना आएगा, 3 का करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9x। ठीक है, 15y बराबर 18, यहाँ पे करेंगे तो 10x, यहाँ पे आएगा 15y। ठीक है, यहाँ पे आएगा और आ जाएगा 5 5 30, ये इतना हो गया। ये दोनों कट हो गए तो 19x होते, तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना हो गया 8 5 13। ठीक है, और कितना हो गया 323 हो गया। तो x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, अब इसमें जब डिवाइड करेंगे तो आप लोग कर लेना है, इसको 17 आ गया। जब 17 आ जाएगा आप लोग ध्यान रखो, तो x का मान कितना आ गया 17 आ गया। x का मान जब 17 आ जाएगा तो 17 को हम रखेंगे इसमें समीकरण 1 में, तो x का मान इसमें रखने पर समीकरण 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 3 गुणा 17 माइनस के 5y बराबर 6, 17 तो 51 हो गए, ये साइड गए। ठीक है, उस साइड गए कितने होगा 51 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे लगभग में हमारे माइनस के बचेंगे, 51 में से 6 जाएंगे तो 45 बचेंगे। ठीक है, तो y बराबर आ गया 9, बस आ गया हमारा। जब 9 आ गया बस
लंबाई निकल आई, ये चौड़ाई निकल आई। बस तो हमने क्या कहा था आप लोगों को, बस वीडियो पूरा देखिए। आप लोगों को मैं गारंटी से कहना चाहता हूँ आप लोग पूरा समझ जाओगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को रेखित समीकरण की तीनों विधि बता चुका हूँ, विलोपन, प्रतिस्थापन और बज्रगुणन। तो आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।